हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट्रा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक जिसका नाम है भारत में शासन और लोकतंत्र। तो हमने इसका पहला लेसन कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे सेकंड लेसन जिसका नाम है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। तो इसमें 3 टॉपिक ऐड किए गए हैं। भारत के संविधान से रिलेटेड है ये। तो हमने जो प्रस्तावना थी वो पढ़ ली है। अब इसके बाद जो मूल अधिकार है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में है, नीति निर्देशक तत्व हैं जो वो भाग 4 में है, और जो मूल कर्तव्य हैं वो भाग 4 कै में है। तो आज हम देखते हैं इस लेसन में जो मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है वो ये होना चाहिए कि मूल अधिकार किससे कहते हैं। तो प्रत्येक देश का क्या होता है, एक संविधान होता है जिसमें नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं, और जिस व्यक्ति का जिस देश में यानी जन्म होता है तो उस देश में उस संविधान के अनुसार नागरिकों को क्या कुछ अधिकार दिए जाते हैं यानी प्रदान हो जाते हैं जन्म से ही, और इन्हीं जो अधिकारों को क्या कहते हैं, मूल अधिकार। इसके बाद है कि मूल अधिकारों की क्या आवश्यकता है और उसका क्या महत्व है। तो प्रत्येक व्यक्ति है जो उसको सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि जो मौलिक अधिकार होता है उसमें व्यक्ति के लिए क्या है, कुछ ऐसी बातें कही होती हैं जिससे कारण जो व्यक्ति है उसको क्या सुरक्षा प्राप्त होती है। दूसरा कि शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक, यानी कि कोई भी शासन है वो यानी कि वो निरंकुश होकर काम ना करे, अपनी इच्छा के अनुसार काम ना करे, किसी भी प्रकार के तरीके से लोगों को दबाए नहीं, लोगों के अकॉर्डिंग काम करे। इसके लिए क्या है, शासन पर अंकुश लगाने के लिए भी जो मौलिक अधिकार हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद है न्यायिक सुरक्षा। जो मौलिक अधिकार है उसके द्वारा क्या होता है कि अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा होता है तो जो यहाँ पर यानी कि हर एक देश में क्या होती है, न्यायालय होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि यानी कि एक तो होता है शक्ति का पृथक्करण, यानी कि उसमें क्या होता है कि जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका होती है वो तीनों पृथक पृथक होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो न्यायपालिका है वैसे तो यानी कि ये अलग ही है, और ये जो न्यायालय है ये क्या करती है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। इसके बाद लोकतंत्र के आधार स्तंभ। मौलिक अधिकार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लोकतंत्र का आधार है। समानता के कारक, यानी क्या होता है कि प्रत्येक देश में यानी कि जिस भी देश में अगर कोई नागरिक जन्म लेता है तो उसको समान रूप से ही अधिकार प्रदान किए जाते हैं। किसी लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर जो भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता अधिकार प्रदान करने में। इसलिए ये क्या है, एक समानता का कारक है, यानी कि इसमें समानता देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष जो वर्ग है उसको विशेष अधिकार प्रदान कर दिए जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी को समान रूप से अधिकार दिए जाते हैं। इसलिए जो मौलिक अधिकार हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद देखते हैं भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम डायरेक्ट वही करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है जो यानी कि जो भाग, यानी कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि भारत का जो संविधान है उसमें कितने भाग हैं टोटल, तो कितने हैं टोटल 22 भाग है, जिसमें से जो भाग 3 है उसमें क्या है, भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और ये जो मौलिक अधिकार है इनकी संख्या टोटल कितनी है, 23, यानी कि 23 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। और वो कौन कौन से हैं, एक तो 12 से लेकर 30 तक अनुच्छेद, और अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। ठीक है। इसके बाद जो आगे है वो इसमें लिखा हुआ है कि जो प्रारंभ में क्या था कि भारत का जो संविधान है उसमें नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है। जिसके कारण वर्तमान समय में जो नागरिकों को मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं, 6 प्रदान किए गए हैं। और वो कौन कौन से हैं, तो पहला है समानता का अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। फिर स्वतंत्रता का जिसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में किया गया है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धर्म की स्वतंत्र यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का संबंधी अधिकार, और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया है। ठीक है। तो इसमें जो अनुच्छेद 14 है इसमें क्या कहा था कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि इसमें यह बात कही गई है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो कानून के सामने क्या है, बराबर है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो देश है वो सभी के लिए एक समान रूप से कानून का निर्माण करेगा और समान रूप से उस पर लागू करेगा। ठीक है। इसके बाद आगे है जो अनुच्छेद 15 है उसमें कहा गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद यानी भेदभाव का प्रतिषेध, यानी कि लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो सार्वजनिक स्थान है जैसे कि पार्क हो गया, मंदिर, मस्जिद,
होटल, दुकान, कोई भी सार्वजनिक स्थान जितने भी हैं वहाँ पर लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति को आने जाने से मना नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी यानी कि ये जितने भी बताए गए हैं आधार, इनके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उसकी योग्यता के अनुसार उसे कार्य मिल सके, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या अवसर दिए जाएंगे। लोक नियोजन के विषय में यानी कि जो भी गवर्नमेंट सर्विस होती हैं, राजकीय सेवाएं, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान किए जाएंगे। लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही क्या है कि जो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति व जनजाति है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। इसके बाद है अनुच्छेद 17। इसमें लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत की जो पहले गलत प्रथा चली थी उसका क्या है, अंत कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, और अगर कोई भी इंसान ऐसा करता है तो क्या होगा कि वो दंडनीय अपराध होगा, यानी कि उसे क्या है, दंड दिया जाएगा। और ये जो अधिनियम है वो सरकार के द्वारा कब बनाया गया था, तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में बनाया गया था। ठीक है, और इसमें क्या संशोधन करके इसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है जो 1955 कर दिया। इसके बाद ये जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति निरोधक अधिनियम है वो 1989 यानी कि 1989 में पारित किया गया था। ठीक है, और उसके बाद है अनुच्छेद 18 जिसमें लिखा हुआ है उपाधियों का अंत, यानी कि ना किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी, सिर्फ 2 क्षेत्रों में उपाधि दी जाएगी, एक शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरा जो भी यानी कि आप ये कह सकते हैं सेना के क्षेत्र में उपाधियां दी जाएंगी, जैसे कि सेना के क्षेत्र में परम चक्र, वीर चक्र हो गया, इस तरीके की उपाधियां दी जाएंगी। और अगर कोई भी इंसान है वो किसी बाहर के देश से कोई भी उपाधि प्राप्त करता है तो उसे सबसे पहले राष्ट्रपति की आज्ञा लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना वो किसी भी देश से किसी भी प्रकार की जो उपाधि है उसे ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये तो हो गया अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में समानता का अधिकार, जो कि 4 अनुच्छेदों में बताया गया है। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद यानी कि 19 से लेकर 22 के बीच में बताया गया है, बट 19 में भी 6 बातें कही गई हैं। वो कौन कौन सी हैं, तो स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो देखते हैं। तो 19(1) में क्या कहा गया है कि 19(1) में कहा गया है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीन्स कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाएगी, लेकिन शर्त ये होगी कि वो जो भी विचार कह रहा है उससे किसी अन्य व्यक्ति की जो ये स्वतंत्रता है इस पर ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, यानी कि लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हित में होनी चाहिए, मानहानि नहीं होनी चाहिए किसी की। उसके बाद है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो 19(1) ख में कहा गया है कि आप बिना यानी कि हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो। उसके बाद 19(क) ग में कहा गया है संघ व समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी प्रकार का संघ बना सकते हो, समुदाय बना सकते हो। उसके बाद 19(ग) यानी कि 19(1) ग में कहा गया है कहीं पर भी, यानी कि अगर आप किसी देश में रह रहे हो, मान लीजिए अगर आप भारत में रह रहे हो तो आप भारत की किसी एक जगह से दूसरी जगह में आ जा सकते हो, किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। उसके बाद 19(क) ड में कहा गया है निवास की स्वतंत्रता, इसके साथ ही आप उस देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हो, यानी कि पहला कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो, दूसरा आप सम्मेलन कर सकते हो, तीसरा आप समुदाय बना सकते हो, चौथा कि आप किसी भी जगह पर यानी आ जा सकते हो, पांचवा आप किसी भी जगह पर निवास कर सकते हो, छठा कि आप कहीं पर भी व्यापार कर सकते हो, यानी कि देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में जाकर आप व्यापार कर सकते हो। तो इस तरीके से 19 में ये 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। तो इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अगर उसने एक अपराध किया है तो उसे एक अपराध की ही सजा दी जाएगी। ठीक है, जब तक उसने, और इसके साथ ही जब तक उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया, यानी कि हम किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं कह सकते जब तक कि वो लागू ना हो जाए कि इस बंदे ने अपराध किया है या नहीं, यानी कि कंफर्म होना चाहिए, उसके बाद ही हम उसे अपराधी कहेंगे। दूसरी बात ये होगी कि एक सजा के लिए एक बार ही उसे दंड दिया जाएगा, बार बार नहीं। तीसरा कि यानी कि किसी व्यक्ति को अपराध करते समय निर्धारित सजा से अधिक सजा नहीं दी जाएगी, यानी कि उसके लिए जो सजा निर्धारित कर दी, पहले आपने 2 साल कर दिया तो आप 2 साल ही सजा दोगे, ऐसा नहीं कि बाद में आप कोई दुश्मनी अपनी पर्सनली निकाल के उसकी 4 साल कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद आगे है जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या था
कि इसमें ये बात कही गई कि प्रत्येक व्यक्ति है जो उसको क्या है उसके जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि ये वाला जो अधिकार है व्यक्ति का, उसे किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता, एक व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता, कुछ सिचुएशन में हो सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 आएगा यहाँ पर 1978 द्वारा इस अधिकार को और अधिक प्रबलशाली बना दिया गया। अब क्या है कि पहले तो ये था कि आपातकाल है जो तब इसको यानी कि समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन अब आपातकाल में भी जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो अधिकार है उसको सीमित नहीं किया जा सकता। इसे प्राण में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है। इसके बाद क्या होगा कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। तो इसमें एक बात और जोड़ दी थी, वो थी 21A में कि प्रत्येक यानी कि जो बच्चा होता है 6 से 14 वर्ष की उम्र का, उसे क्या है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में ये बात जोड़ी गई थी 21A में, और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। इसके बाद जो अनुच्छेद 22 में कहा गया था बंदीकरण से संरक्षण, तो अनुच्छेद जो 20 है उसमें तो ये कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध के टाइमिंग में क्या क्या कंडीशंस होंगी। अब इसमें कहा गया है कि बंदीकरण यानी कि जब व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है तब कौन कौन सी कंडीशंस लागू होती हैं। तो उसमें बताया गया है कि उसे बंदी बनाने का सबसे पहले तो अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हो तो आपको पहले उसे कारण बताना पड़ेगा कि आपने उसे गिरफ्तार क्यों किया है। दूसरा कि अगर आपने उसे गिरफ्तार कर लिया है तो वो अपनी सेफ्टी के लिए किसी अपने वकील से बात कर सकता है। तीसरा कि आपको 24 घंटे के अंदर यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर किसी नज़दीकी जो भी न्यायालय होगा वहाँ पर पेश करना होगा। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि इसके साथ ही ना इसी में ही एक बात जोड़ी गई है, तो वो है निवारक नज़रबंदी। तो इसमें डायरेक्ट बता देती हूँ क्या बात है। निवारक नज़रबंदी का मीन्स होता है कि अगर जैसे